ओके चलो स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके, अबाउट द सेंटर ऑफ मास and then we'll solve few question based on center of mass. तो स्टूडेंट सेंटर ऑफ मास में हमने बेसिकली ब्रॉड सेंस में तीन फॉर्मूले स्टडी किए. ओके, द फर्स्ट was the position of center of mass, or I can say the first formula was the location of center of mass. Location or position of center of mass. Okay, simple. क्या था formula students? So the position of center of mass is given by a formula m1 r1 plus m2 r2 plus mn rn upon sum of total mass, which is m1 plus m2 mn. Okay, so this is the formula for the location or the position of center of mass. और इसी का हमने दो वेरिएंट भी स्टडी किए थे. ओके, उस वेरिएंट में हमने क्या स्टडी किया सर? हमने स्टडी किया कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, इसी के अंदर हमने स्टडी किया अबाउट दी कोऑर्डिनेट्स, हाउ टू फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास. ओके, सो ये जो फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, ये अपने को देगा पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब ये अपने को वेक्टर फॉर्म में आंसर देगा. सो अगर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, सो वी विल गेट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ आई कैप्स, जे कैप्स एंड के कैप्स. सिंपल वर्ड में अगर हमने ऊपर वाला इक्वेशन यूज किया, so we will be getting our answer in terms of I caps, J caps and K caps. Here in this formula, we'll be getting answer in terms of coordinates. What is the x coordinate and what is the y coordinate of the center of mass. Again, the formula is quite similar to the position of center of mass. So x coordinate of center of mass is simply m1 x1 plus m2 x2 plus mn xn divided by again sum of all mass m1 plus m2 plus mn. So that's the formula for the position or the coordinates of center of mass. और सेम फॉर्मूला हमने y के लिए भी स्टडी किया था, तो वो मैं नहीं लिख रहा हूं. ऐसे सेम फॉर्मूला हमने y के लिए भी देखा था. ओके, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. अच्छा, इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अबाउट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, velocity of center of mass. How to find the velocity of center of mass? ठीक है. So now velocity of center of mass is given by formula m1 v1 plus m2 v2 plus mn vn upon m1 plus m2 plus mn. That is the formula for the velocity of center of mass. With what velocity the center of mass will move. Today we'll be solving few questions on this topic as well, the velocity and the center of mass. And the fourth formula, the fourth one, the fourth equation was the acceleration of center of mass. Acceleration of center of mass. Okay, so the acceleration of center of mass is given by equation m1 a1 plus m2 a2 plus mn en divided by m1 plus m2 plus again till mn. So students, these are the formulas for the location, velocity and the acceleration of center of mass. ओके, तो मोर और लेस सेंटर ऑफ मास को यही सारे इक्वेशंस अपने को डील करने. पोजीशन का,
कोऑर्डिनेट्स का एक्सेलरेशन एंड एज वेल एज वेलोसिटी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक और बात यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। नाउ हम लोग ने अलग अलग बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का। अब अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई रेगुलर शेप बॉडी आता है, रेगुलर शेप, सर रेगुलर शेप मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल रिंग, ओके, प्रॉपर शेप है उसका, जैसे कि डिस्क लाइक अ थाली, ओके, हमारे पास आ गया एक स्फीयर, हमारे पास आ गया एक कोन, हमारे पास आ गया एक रेक्टेंगुलर प्लेट। तो जितने भी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, इररेगुलर शेप नहीं उनका, रेगुलर शेप वाले, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होता है, ये बहुत इजी चीज है, उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा, इट विल ऑलवेज बी लोकेटेड एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, फॉर एनी रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट द लोकेशन और द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज एट देयर ज्योमेट्रिक सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ समझाता हूं मैं। सो अभी हेडिंग डालते हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, और ये बस अपने को याद रखना है, ठीक है। सो क्या पॉइंट है, सो फॉर रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट्स the center of mass is located at their geometric center, ठीक है। so for regular shape object the center of mass is located at their geometric centers, okay। तो सपोज कर लो स्टूडेंट्स हमारे पास एक डिस्क है, ओके, हमारे पास एक डिस्क है, ऐसा एक डिस्क है अपने पास, ओके। अब ये डिस्क का ये जो पॉइंट है, दिस इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द डिस्क। तो अगर मुझे इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो इसका हम सेंटर ऑफ मास डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सर इसका सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस सेंटर पे, ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया, दिस इज द सेंटर ऑफ मास हियर डिस्क के लिए एट दैट ज्योमेट्रिक सेंटर। सपोज कर लो बच्चा हमारे पास एक रिंग है, सपोज कर लो अपने पास एक रिंग है, रिंग, ओके, ऐसा एक रिंग है, ये रिंग है अपने पास। अच्छा, रिंग में और डिस्क में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड अ डिस्क? हाँ, रिंग इज हॉलो, सिंपल, रिंग और डिस्क में सिंपल एक डिफरेंस है कि सर रिंग इज हॉलो। सो वेयर इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ रिंग? सर ऑफ कोर्स बिकॉज इट इज सर्कुलर शेप, तो ऑब्वियसली यहां पर होगा सर, बट ऑब्वियस। तो इस रिंग का भी सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा सर? उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, तो यहां पे आ गया सेंटर ऑफ मास। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज नोटिस करो, क्या कि सर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास है वो रिंग पे नहीं है, रिंग के बाहर है। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। इधर देखो, अगर मैं डिस्क की बात करूं तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर है सर? उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे, और वो ज्योमेट्रिक सेंटर क्या बॉडी के ऊपर ही है? यस। तो यहां पर सेंटर ऑफ मास इस केस में, डिस्क वाले केस में, इज लाइंग ऑन द बॉडी इटसेल्फ, बट इन द केस ऑफ रिंग द सेंटर ऑफ मास इज आउटसाइड द बॉडी। देखो बॉडी के नाम पे सिर्फ ये है ना, दिस इज द रिंग, तो सेंटर ऑफ मास इस बॉडी के बाहर है, बाहर है। तो बहुत टाइम ऐसा होगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मे लाई ऑन द ऑब्जेक्ट, इट मे लाई आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एज वेल। तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आपको मिले, ऑब्जेक्ट के बाहर भी मिल सकता है। जो रिंग एक सिंपल एग्जांपल है अपना, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास इधर आ गया, स्फीयर का कहां पे आएगा सर? उसके सेंटर पे आएगा। अच्छा सर, अगर सपोज कर लो अपने पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है ऐसा, रेक्टेंगल शेप में, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा सर? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। अच्छा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर हम फाइंड आउट कैसे करेंगे गाइस? तो सर इसके दोनों डायगोनल पॉइंट्स को कनेक्ट करो ऐसे,
जो उसके दोनों डायगोनल पॉइंट्स एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट होंगे, ये जहां इंटरसेक्ट होंगे, ये उसका सेंटर ऑफ मास हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया इसका। सो हर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा, और ज्योमेट्रिक सेंटर पे मतलब इट मे लाई ऑन द ऑब्जेक्ट, इट मे लाई आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एज वेल, एज सिंपल एज दैट। ओके, चलो अब कुछ ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास का लोकेशन मैं आप लोग को देता हूं, और वो आप लोग को याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, अपने को याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास। हम्म, यस। ओके, इधर देखो, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अपने को दिया हुआ है, देखो ध्यान से। आप फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ सॉलिड हेमिस्फीयर लाइक दिस, सॉलिड हेमिस्फीयर। अरे सॉलिड हेमिस्फीयर मतलब क्या होगा, जैसे कि एक सॉलिड स्फीयर अपने पास, सॉलिड स्फीयर का मतलब समथिंग विच इज नॉट हॉलो, अंदर से पूरा फिल्ड है, और उसको अगर हम बीच से कट करते हैं, हाफ करते हैं, तो जो हाफ पार्ट अपने को मिलता है उसी को हम लोग क्या बुलाते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा सर, उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे। और उसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहां पर होगा, तो सर इट विल बी 3r/8 के हाइट पे रहेगा, 3r/8 पे। तो फ्रॉम यहां सेंटर से, ये देखो यहां पर है सेंटर ऑफ मास, ये देखो यहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है इधर, दिस इज द सेंटर ऑफ मास इधर। हाँ, देखो यहाँ पे उसका सेंटर ऑफ मास है। सो दिस इज एट अ डिस्टेंस 3r/8 फ्रॉम द सेंटर। ओके, अगर हमारे पास हेमीस्फेरिकल शेल है, शेल मतलब अगर हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर को हम लोग कट करते हैं, तो जब हॉलो स्फीयर को कट करोगे तो शेल मिलेगा, जब सॉलिड स्फीयर को कट करोगे तो अपने को एक हेमिस्फीयर मिलेगा, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो इसका सेंटर ऑफ मास 3r/8 पे, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, सीधा r/2 पे, बीच में एकदम r/2 पर है। कोन के लिए कहां पर है, h/3 हाइट पर है, अगर टोटल h है तो h/3 के हाइट पर रहेगा। ठीक है, सॉलिड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, तो उसका सेंटर ऑफ मास h/4 की हाइट पे रहेगा। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए कहां रहेगा सर, 2r/5 पे रहेगा। थिन सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए कहां पे रहेगा सर, 4r/3 पे रहेगा। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अलग अलग डिस्टेंस पे आएगा। ये कुछ वैल्यूज आपको याद रखने पड़ेंगे, ये एग्जाम में आ सकता है।
honestly. Okay, what is the location of center of mass, let us say, for a solid hemisphere of radius r? Okay, तो ये अपने को याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके ऊपर सम करते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास फॉर रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स यहीं पे लिख दूं क्या मैं? नहीं, बाद में लिखता हूँ, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट सब 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 विद डायग्राम चाहिए अपने, विद डायग्राम सब याद रहना चाहिए सब। बाकी रेगुलर शेप का मैंने बता दिया था, ज्योमेट्रिक सेंटर, तो उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है। यस, क्या हो गया? ओके ठीक है, मैं आगे ले रहा हूँ उसको, संभाल के, बैग संभाल के, हो गया। उठ जाओ, मैं कर आराम से, हो गया, ले लो भाई। क्या बेटा, एक मिनट है, जिन्हें इसको बंद करना रहेगा बड़े वाले को, सही है अभी। बोलो ना बेटा, ये वाला ठीक है, बाद में बताना, फिर इसको मैं ऊपर कर दूंगा।
हम्म। ये सी, हर जगह पे सी है सेंटर पे, पी एंड क्यू। हम्म।
मैच ड्रॉप कर दिया क्या? टारगेट चाहिए तेरे को मैच का? तो एक बार देख ले, बाद में चाहिए रहेगा है पड़ा रहेगा, ठीक है? ऐसा नहीं आज ही मिलेगा कल भी। ठीक है, जेन वाले हो ना एग्जाम? फोन करो, फोन करो। वरना शायद जैन में चेक कर लो ना एक बार, मेरे को याद नहीं। जैन में मैम। हाँ तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट, ठीक है? अभी अपने सामने क्वेश्चन है, ठीक है?
four particles A, B, C, and D with mass m, 2m, 3m, and 4m are at the corners of a square. Okay, they have acceleration or they have accelerations of equal magnitude with direction as shown in figure. The acceleration of center of mass will be, ठीक है, ये देखो ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। तो फोर पार्टिकल्स है भाई हमारे पास ए बी सी डी, ठीक है, तेरा ए बी सी डी, सबका एक्सीलरेशन सेम है, वैल्यू, मास है m, 2m, 3m, 4m, ओके, डायरेक्शंस भी अपने को दिया है एंड दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द सेंटर एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। चलो सबसे पहले पार्टिकल ए, मास ऑफ ए कितना है अपने को दिया है, तो सर मास ऑफ ए इज इक्वल टू m, मास ऑफ ए इज इक्वल टू m, mass of A is equal to m. Mass of B is 2m, mass of C is 3m, and mass of D is 4m. Now, acceleration of A. What is acceleration of A? See, A is accelerating towards the negative direction of x-axis. So I will say acceleration of A will be equal to minus A I cap, because it is accelerating towards the negative direction of x-axis. Then acceleration of B. Now B is accelerating so towards the positive direction of y-axis. So the acceleration will be A J cap. Similarly, the acceleration for particle C will be A plus I cap, because it is moving towards the plus or the positive direction of x-axis, and acceleration of D will be equal to minus A J cap, minus A J cap. So that is the acceleration of all particles. अब क्या करना है अपने को, सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है. So the acceleration of center of mass, acceleration of center of mass will be m1 a1 plus m2 a2 plus m3 a3 plus m4 a4, okay, divided by total mass, which is simply m1 plus m2 plus m3 plus m4. सिंपल ऐसे. अब वैल्यूज पुट कर दो. m1 का वैल्यू क्या है सर m, एंड a1 इज माइनस a I cap, plus m2 is 2m, and mass of second particle is a j cap, plus third particle का mass is 3m, acceleration is a I cap, and fourth particle का mass is 4m, and acceleration is minus a j cap, all divided by m plus 2m plus 3m plus 4m. Okay, now denominator में क्या आएगा, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 9 plus 1 10, so नीचे simply 10m आएगा. Now this is minus ma I cap and this is 3m a I cap. तो बेसिकली इन दोनों को मैं साथ में लेता हूँ, 3m a I cap minus m a I cap. Okay, I'll take all the j caps together. Now this is 2m j cap, so this is 2m a j cap, and this is minus 4m a j cap. Now the answer is pretty simple. 3ma minus ma will be 2ma. मुझे यहाँ पे मिलेगा 2ma divide by 10m I cap. Simple. 2ma minus 4ma will be minus 2ma. So I'll be getting minus 2ma upon 10m j cap. Now यहाँ पे m and m cancel, m और m cancel. This is 2 by 10, 2 by 10, 1 by 5. So I'll be getting 1 by 5 I cap minus 1 by 5 j cap. ये अपना आंसर होगा 1 by 5 I cap plus 1 by 5 j cap. So yes, you can see a by 5. अच्छा a तो मैं मिस कर गया. So this will be a here. a बचेगा अपना a. This is a. So a by 5 I cap minus a by 5 j cap. So option will be B.
a by 5 कॉमन ले लो तो i कैप माइनस क्या आएगा g कैप, दैट इज द सोल्यूशन हियर। ओके चलो ओके तो इस क्वेश्चन में क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म फ्लैग शेप्ड लैमिना thin flat plate of mass 4 kg, the coordinates of the same are shown in figure are। देखो सिंपल है, एक एल शेप का ऑब्जेक्ट है, सिंपल टर्म्स में बोले तो, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अपने को दिया हुआ है। देखो एक ये पॉइंट का दिया है, ये वाले पॉइंट का दिया है, ये वाले पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट से अलग अलग पॉइंट्स का अपने को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ एल शेप का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो टोटल मास है दैट इज 4 kg टोटल मास। हमें इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे? अरे भाई ये पूरा एक शेप बॉडी है भाई, पूरा ये पूरा बॉडी है, पार्टिकल्स नहीं है भाई। सबसे पहली बात देखो, ये खाली पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये एल शेप का। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे वो क्वेश्चन है। कंप्लीट कर सकते हैं मतलब समझा नहीं मैं। हाँ कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे बताओ, कहाँ पे, कहाँ बताओ। उसको ऐसा बना दूं तो, अच्छा इसको ऐसे बोल रहे हो आप, ऐसे सो कंप्लीट कर देंगे ऐसा, पर यहाँ पे तो मास है ही नहीं ना। अरे पर मास है ही नहीं यहाँ पे। अरे भाई साहब आप समझ रहे हो क्या सीन है यहाँ पे, नहीं समझ रहे हो शायद से। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है और ये पूरा एक ही ऑब्जेक्ट है, पूरा ये फुल वन ऑब्जेक्ट, ये कोई पार्टिकल से कोऑर्डिनेट नहीं है। अब यहाँ पे तो मास है ही नहीं, तो क्या मास डालू यहाँ पे, टेढ़ा करने से क्या होगा? हाँ देखने में एस्थेटिक लगेगा एस्थेटिकली बैलेंस लगेगा सर, नहीं ऐसा नहीं है, देखो कैसे करेंगे इसको, मैं हिंट देता हूँ, आई थिंक शायद आपको समझ में आ जाए। देखो अब अगर देखो एक लाइन तो बनाना है अपने को, लेकिन देखो मैं लाइन कहीं और बनाता हूँ, इधर बनाता हूँ, इधर चल जुट्टे, मैं ये बोल रहा था शेंडी किसी और का, ये देखो इधर मैंने लाइन बनाया। अब इसकी वजह से क्या हुआ सर, इसकी वजह से बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये रेक्टेंगल, एक ये दूसरा रेक्टेंगल, बरोबर की नहीं? अरे हाँ ना कुछ तो बोल दे यार। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है स्टूडेंट, देखो ये जो एल शेप अपना ऑब्जेक्ट है, ये जो एल शेप अपना ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनो, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, मेरे टेस्ट में आएगा जब लॉज ऑफ मोशन का टेस्ट होगा, तो ध्यान दे दो यहाँ पे, ठीक है। देखो ये एल शेप ऑब्जेक्ट है, अब मैंने क्या बोला कि सर बीच में यहां से मैं इसको लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, तो एक ऊपर वाला रेक्टेंगल आ गया, एक नीचे वाला रेक्टेंगल आ गया। अब सर हमको पता है कि ये रेक्टेंगल है और ये रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पे होगा सर, इनके ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे होगा, बरोबर की नहीं? तो अब इनका ज्योमेट्रिक सेंटर्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे करेंगे? देखो सर इसका कोऑर्डिनेट्स कितना है 0,3 और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2,3,
ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2, ठीक है। इसका है 1,0, तो ये भी कितना आएगा, ये आएगा 0,2, ये भी आएगा 0,2। अब इससे आपको इस बॉडी का डायमेंशन मिल जाएगा बच्चा लोग, डायमेंशन, साइज। तो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है ऐसा, उसका लेंथ कितना होगा, ये कितना होगा, ये अगर आप मारोगे गैस, गैस मारो, बताओ क्या रहेगा इसका लेंथ, ये कितना रहेगा ये। नहीं, इसका कोऑर्डिनेट दिया है ना अपने को, ये नहीं दिया, ये वाला दिया ना। दिस इज गिवन टू, रुको रुको, दिस इज गिवन टू, ये है 1,2, ये दिया है 1,2। बोलो क्या होगा इसका, ये लेंथ और इसका ब्रेथ कितना रहेगा, ये मुझे बताओ पहले, क्या रहेगा ये पूरा पूरा जो मैंने मार्क किया है वो, ये कितना, अच्छा ये तो सिंपल है ना, ये कितना रहेगा, ये 1 मीटर रहेगा, वेरी गुड। अब ये कितना रहेगा बता दो बस मेरे को, 2 मीटर पक्का। अब ये कितना है, 1 मीटर, और ये कितना है, 1 मीटर की 2 मीटर है, पक्का 1 मीटर है, पूरा 2 मीटर, टोटल 3 है कि 2 है, वही पूछ रहा हूँ भाई। 2 है, ओके। ये कोऑर्डिनेट्स के देखो देखो देखो, सिंपल, ये कोऑर्डिनेट कितना है 1, झाड़ा करो थोड़ा उसको, अच्छा परफेक्ट लग गया, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, देखो ये अपना ओरिजिन हो गया। तो इमेजिन करो यहां से गया एक वाई एक्सिस, समझा, और यहां से गया एक एक्स एक्सिस, ऐसे समझो, ठीक। अब ये पॉइंट 1 पर है, तो मतलब ये वाला भी पॉइंट कितने पे रहेगा, 1, सो दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, समझा, समझा ना, ये 1,0, तो ये भी 1 पे रहेगा ना, दिस इज, इफ दिस इज 1, इफ दिस इज 1 मीटर, दिस इज ऑल्सो 1 मीटर, बराबर, ठीक है। नाउ दिस इज 1, और ये कितने पर है, 2 पर है, 2 पर है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बेटा, 2, तो मतलब ऑब्वियस ऑफ कोर्स ये अनदर कितना हो गया बच्चा लोग, 1 मीटर, सो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना, 2 मीटर, so this is 2 meter, so this is 1 meter by 1 meter, थोड़ा ऐसा रहेगा, 1 मीटर बाय 1 मीटर का ऐसा। अब हो गया ये, ध्यान दे भैया, सॉरी 2 मीटर आएगा यहाँ पे, ये 1 मीटर 2 मीटर आएगा, 2 मीटर बाय 1 मीटर होगा, 2 मीटर बाय 1 मीटर हो गया ये नीचे वाला पार्ट है, इसका साइज क्या रहेगा, देखो इसका विड्थ तो अपने को मिल गया 1 मीटर, ये कितना रहेगा, ये कितना रहेगा, ये 2, हाँ ये कितना रहेगा 2, तो दिस इज ऑल्सो 2, और ये कितना हो गया 1, आप कुछ निकाल सकते हो आप लोग। नाउ कैन यू फाइंड सेंटर ऑफ मास, मैंने डायमेंशन दे दिया है, तो डायमेंशन दे दिया है मैंने, ये वर्टिकल वाला, so this is 2 meter and this is 1 meter. Now can you find what is the dimension, sorry, center of mass, अभी भी नहीं, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा सर, m1, अरे सपोज अपने को सेंटर ऑफ मास निकालना है, इसका कैसे निकालोगे, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे, डायगोनल जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, बराबर, डायमेंशन आपके पास है बच्चा लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, खाली क्या करना है आपको, सेंटर ऑफ मास इस बॉडी का निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालो, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बराबर, वो सेंटर ऑफ मास निकालो, ठीक है। फिर क्या, सेंटर ऑफ मास आ गया इस पार्टिकल का, सेम इसके लिए सेम करोगे, सेंटर ऑफ मास निकालो, हाँ फिर ऐड करना है, फिर इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास, तो इसका मास, देखो देखो देखो, फिर सेंटर ऑफ मास का बेसिकली क्या निकालना है तुमको, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 x1 प्लस क्या रहेगा, m2 x2 अपॉन क्या रहेगा, m1 प्लस m2, सिंपल,
ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सेंटर ऑफ मास इस प्लेट का निकालना है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, दोनों को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। नहीं समझा? एक कर देता हूँ, चलो ठीक है, एक का कर देता हूँ, बाकी का तुम लोग ट्राई करो। इधर आओ, एक का करता हूँ। ये देखो, ये एंजल ये बच्चे कह रहे तुम लोग, पहले इसने मारा, पहले उसने मारा। हाँ, इधर देखो, अभी देखो, ये जो अपना वर्टिकल वाला पार्ट है, सुनो सुनो सुनो, मैं वर्टिकल वाला कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल वाला तुम लोग करना, ठीक है? सही ना? ये देखो, ये जो वर्टिकल वाला है रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ठीक है? ये 1 मीटर का है, और ये कितना है? 2 मीटर का है। तो सेंटर ऑफ मास के ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब कैसा होगा? इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? हाफ पे आएगा, और इसका सेंटर कहाँ पे आएगा? 1 पे आएगा। तो ये 1 और ये हाफ मिलके यहाँ बनाएंगे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर? 0.5, और वाई कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 1। मिल गया इसका सेंटर ऑफ मास ना? अरे समझा ना? बीच में आएगा, इसका आधा और इसका आधा बीच में आ गया। अब सेम किसके लिए करो बेटा? हॉरिजॉन्टल के लिए करो। हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन में तुमको क्या दिया था? ये कितना है अपना? दिस इज 1 मीटर, एंड हाउ मच इज दिस? अब इसका निकाल सकते हो कि नहीं? निकाल सकते हो कि नहीं? तो इसका सेंटर ऑफ मास, जैसे मैंने ये निकाला वर्टिकल वाला, वैसे इसका भी निकालो। 1, पक्का 0.5? अरे इसको देखो, ये पूरा ये है ना, ये टोटल 2 मीटर है, और ये 1 मीटर है। अभी देखो, यहाँ से 2 मीटर हमको समझ में आता है, ठीक है? यहाँ से 2 अगर आप पकड़ोगे ऑन वाई एक्सिस, ठीक है? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो देखो, देखो, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा ना कहीं पे, सुनो मेरे, यहाँ पे आएगा ना? हाँ, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा वो बीच में आएगा। अरे हाँ कि ना? कहाँ पे आएगा? बीच में, क्योंकि ये 2 मीटर है तो आएगा 1 मीटर पे, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 1। वाई क्या रहेगा? ये है ना वाई, ये है ना वाई, तो ये उतना होगा ना पूरा। अरे नहीं समझा? अरे भाई, ये पूरा वाई कोऑर्डिनेट होगा ना इसका, यहाँ नीचे से लेके ऊपर तक। तो अगर ये 0.5 है तो ये 2 भी लेना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज मैं कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो भाई अगर इसका ये विद 1 मीटर है, अरे यार इसको क्या फालतू गिरे यार, अगर ये 1 मीटर है, ये अगर 1 मीटर है इतना विद, ठीक है? तो आप बोल रहे हो सर ये हाफ आएगा, बराबर, लेकिन ये हाफ इसका हुआ ना, ये पूरा लेना पड़ेगा ना अपने को बच्चा लोग, बिकॉज ये पूरा कोऑर्डिनेट्स में सेंटर से मेजर कर रहा हूँ, ओरिजिन से। तो ये जो उसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आएगा, वो सिर्फ सिर्फ 0.5 नहीं आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट क्या आएगा? 5। तो 0.5 इसके लिए है, लेकिन ये तो भाई सेंटर सेंटर तो यहाँ पे ना बेटा मेरा, तो सेंटर से ये कितने हाइट पे हो गया सर? ये 0.5 हो गया, और ये 2 हो गया, तो इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? 2.5। तो इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब इसका कोऑर्डिनेट आ गया, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। आप दोनों सेम मटेरियल से बने हुए, क्या हुआ? अरे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ, अगर पूरा है तो ओरिजिन से मेजर करेगा ना भाई, अलग अलग थोड़ी है वो दोनों। तो अगर ये मेरा ओरिजिन आ गया, अगर मैं इसको प्रॉपरली वापस से इरेज करके प्रॉपर पूरा बनाऊं, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वापस अगर पूरा बनाऊं, इधर देखो, ये हमारा वाई एक्सिस होगा, देखो ये हमारा वाई एक्सिस होगा, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ठीक है? अब इस वाले रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा सर? देखो इसका ये, दिस इज हाउ मच सर? दिस इज 1 मीटर, सॉरी दिस इज 2 मीटर, सॉरी सर दिस इज 2 मीटर, एंड सर दिस इज 1 मीटर, बराबर। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा
सर वो सेंटर ऑफ मास यहां पर आएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा ओरिजिन, सो ओरिजिन से ये पॉइंट कितना रहेगा सर, इतना और इतना, तो ये कितना हुआ सर, हाफ 1 मीटर, ये कितना हुआ सर 0.5, तो उसका कोऑर्डिनेट आएगा 0.5, 1, इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास सर यहां पर आएगा, देखो यहां पर आएगा बीच में, तो सर ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा इसका, तो सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट ये रहेगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर इसका 1 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 1, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा बेटा, इतना पूरा वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा, तो सर ये तो ऑलरेडी 2 है और 2 और ये 0.5, तो 2.5 हो गया। तो यहाँ पे वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि इसका जो कोऑर्डिनेट अगर आप निकालोगे तो देखो ये उसका एक्स, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा। ये हाइट को देखो ना, हाइट कितना है सर, ये 2 है और ये 0.5 है, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 2.5 आएगा, और एक्स पे ये कितना रहेगा सर, एक्स पे 1 रहेगा, तो 1,2.5, 1,2.5, तो ये दोनों का सेंटर ऑफ मास आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास है m2, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स पोजीशन क्या आएगा सर, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन क्या रहेगा, m1 प्लस m2, क्योंकि अब ये दोनों ऑब्जेक्ट को मैं एज अ पॉइंट मास ही तो ले रहा हूं, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि पूरे ऑब्जेक्ट को हटा के हम लोग सिर्फ एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे। अब ये पूरा रेक्टेंगल हट के एक पॉइंट आ गया मेरे पास, अब मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का मास m1, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये दूसरा मास m2, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, 2 पार्टिकल आ गए मेरे पास। तो अब मुझे सीधा m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2 लगाना है। अब नेक्स्ट चैलेंज अपने लिए क्या है कि सर m1 m2 का वैल्यू निकालूंगा मैं, ये जो पार्ट है, ये जो सेक्शन है, इसका मास कितना आएगा और ये जो सेक्शन है इसका मास कितना आएगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। वो हम कैसे करेंगे, आइए मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। हाँ दे दो ना, इधर देखो। तो फॉर्मूला मेरा क्या लगेगा, ध्यान दो, यहाँ पे फॉर्मूला मेरा क्या लगेगा, एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन आएगा m1 प्लस m2। अभी ध्यान दो यहाँ पे, एकदम ध्यान दो, हाँ? हाँ अब इधर देखो, ये वाला जो पार्ट था, दिस पार्ट, इतने सेक्शन को ध्यान दो। अब ये जो पार्ट है, ये वाला, ये सेक्शन, इसके मास को मैंने लिया m1, इसके मास को मैंने क्या ले लिया बेटा, m1। ये पूरा का पूरा जो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, इसका मास m1। अब इस पूरे रेक्टेंगल को नहीं, सिर्फ इस पॉइंट को देखो जिसका कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल के रखा है, यस 0.5 कॉमा क्या है 1। तो इमेजिन कर लो कि हमारे पास एक पार्टिकल है, ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है बेटा, ये हमारा x एक्सिस है, और इमेजिन कर लो हमारे पास एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 और ये उसके x और y कोऑर्डिनेट है विच इज 0,5,1, ये पार्टिकल है, उसका मास m1, तो इस पूरे पार्ट को मैंने एक पॉइंट ट्रीट किया, मास m1। अब इस पूरे रेक्टेंगल को अनदर मास कंसिडर करो, और सर इसका मास क्या आएगा m2 और इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा सर 1, कितना रहेगा 2.5, 2 पार्टिकल। तो अब मेरे को पूरा लैमिनेट नहीं दिख रहा है, अब मुझे खाली ये m1 दिख रहा है और यहाँ पे दूसरा वाला m2 दिख रहा है मेरे को, बस m1 m2। अब ये पूरा का पूरा बॉडी जो है ये सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो इन सबका डेंसिटी क्या होगा बेटा, सेम होगा, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट ये जो है सेम मटेरियल से बना हुआ है, तो सबका डेंसिटी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मास क्या होता है, तो इसके काम करो, तो इसका डेंसिटी सेम होगा, तो हम बोलेंगे सर इसका सिग्मा जो है विच इज मास पर यूनिट एरिया, इन दोनों के लिए सेम रहेगा, दोनों के लिए सिग्मा सेम रहेगा क्योंकि सेम मटेरियल से बने हुए हैं। अब इतने पार्टिकल का जो मास आएगा m1 वो रहेगा सिग्मा इनटू एरिया। तो एरिया कितना है सर इस पार्ट का, इसका एरिया कितना आएगा सर, हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग को पता है कि सर ये जो पार्ट है, ये जो रेक्टेंगल हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो हम रेक्टेंगल यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस रेक्टेंगल का दिस इज 1 मीटर
आंसर दिस इज 2 मीटर। तो अगर मैं इसका एरिया निकालू लेंथ इंटू ब्रेथ, सो 1 इंटू 2 कितना आएगा 2 मीटर स्क्वायर। ये m1 का वैल्यू आ गया सिग्मा इंटू 2। फिर m2 निकालूंगा सर, m2 विल बी अगेन सिग्मा इंटू ए। तो m2 विल बी सिग्मा हमारा कांस्टेंट। अब इसका एरिया कितना आएगा, इसका एरिया क्या आएगा, ये एरिया कितना आएगा सर? सर अगर हम देखा जाए तो ये कितना है सर, हमारा 1 मीटर है, और ये कितना है सर, हमारा 2 मीटर है। दिस इज आर 2 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया भी कितना आएगा सर, इसका एरिया भी 2 इंटू 1 आएगा, मतलब सिंपली कितना आएगा 2। अब इस फॉर्मूले पुट करूंगा मैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। सर m1 का वैल्यू कितना है सर, 2 सिग्मा इनटू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, पहले वाले का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0.5, प्लस दूसरे वाले का मास कितना है सर 2 सिग्मा, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर 1, डिवाइडेड बाय दोनों का मास m1 प्लस m2, 2 सिग्मा प्लस 2 सिग्मा। तो ऊपर से 2 सिग्मा को कॉमन ले लो, नीचे तुमको 2 प्लस 2 मिलेगा 4 सिग्मा, और ऊपर आपके पास है 0.5 प्लस 1 यानी कि 1.5। कैंसल 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 कैंसल, तो मुझे आएगा 1.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 2, विच इज 0.75 मीटर। तो ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो 0.75 एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। अब सेम आप लोग क्या फाइंड आउट करो बच्चा लोग, वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। 1.75 आएगा, सिंपल। तो अपने को आंसर क्या आया, ए 0.75 कॉमा 1.75। तो देखो बेसिकली मैंने क्या किया, एक पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट था इसको पहले मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया ऐसे, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, इसका सेंटर ऑफ मास निकाला, फिर उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट किए। एक बार कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गए, उसके बाद मैंने मास फाइंड आउट किया कि इसका मास कितना होगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट लगाया सिग्मा का, जिसको हम लोग बुलाते हैं मास अपॉन एरिया। अगर बच्चा लोग मटेरियल सेम है तो हर बॉडी के लिए सिग्मा का वैल्यू सेम होगा फॉर अ गिवन मटेरियल। तो मास कैसे मिलेगा, सिग्मा इंटू ए मिलेगा, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका भी सिग्मा को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, मास अपने को मिल गया, सब्स्टिट्यूट किया, एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को आ गया। अब ऐसा एक और प्रॉब्लम दूंगा मैं, वो आप लोग ट्राई करो और देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको ऐसा सेम प्रॉब्लम एक और देता हूं जहां पे सिग्मा लगेगा। तो कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं और उसका लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। हो गया, इतना ही लिखो। ओके, कितना आ रहा है 4.5, एक्स कोऑर्डिनेट 4.5, ऑप्शन ही नहीं अपना भाई। 4, एक बात बताइए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। क्या पता, देखो ऑप्शंस क्या दिया है। ठीक है, सो m1 x1 प्लस m2 x2 0.9 सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर अबव 1 kg मास। एक्स कोऑर्डिनेट निकालो, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट, यस, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। अब m1 फर्स्ट बॉडी का मास 1 kg, एक्स कोऑर्डिनेट 0, सेकेंड पार्टिकल मास 1.5 और कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, प्लस थर्ड पास 2.5, एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5। तो ऊपर देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 1.5 इंटू 3 कितना आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय ये कितना 2.5 प्लस दिस इज 4, 4 प्लस 1 कितना आएगा 5, तो 0.9 आ गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो 0.9 सेंटीमीटर एक्स मतलब यहां पर आएगा, तो 0.9 सेंटीमीटर राइट। और वाइट ढूंढने की जरूरत नहीं, बिकॉज चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही के पास 0.9 है, तो ढूंढने की जरूरत भी नहीं है। ये ब्रेक का आदत है, तुम लोग का बंद करवाता हूं मैं, एक ब्रेक तुम लोग को नहीं मिलेगा, और ना कैम सर को बोलना है, किसी सर को बोलना है ब्रेक के लिए, मैंने सर को बोल दिया है। अगली बार राग नहीं आना चाहिए सर, ब्रेक चाहिए ब्रेक चाहिए, देता हूँ फिर लंबा ब्रेक तुम लोग को मैं।
हाँ, उम्मीद छोड़ देना कि ब्रेक मिलने वाला है, उम्मीद में मत रहो। डोंट होप कि कोई ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, ब्रेक मिलेगा, कोई ब्रेक नहीं, चुपचाप पढ़ो। अब इधर देखो, देखो ये भी एक टाइप का सम है। क्या हुआ? देखो ये भी एक टाइप का सम है जो अपने को समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सी अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस a by 2 is cut out of a circular disc of radius a. The centroid of the remaining circular portion with respect to O will be, centroid मतलब इनडायरेक्टली वो लोग सेंटर ऑफ मास अपने से मांग रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। अपने पास ऑलरेडी एक बड़ा सा डिस्क है, ठीक है, अपने पास बड़ा सा डिस्क है और उसमें से ये छोटा डिस्क अपन काट के निकाल रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा सा डिस्क है, एक a/2 का हम लोग डिस्क काट के उसको निकाल रहे हैं। तो बोला है जो पार्ट बच गया है उसका सेंटर ऑफ मास कहां है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, सुनो मेरी बात सुनो, अगर सपोज कर लो मेरे पास फुल डिस्क है, फुल डिस्क, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां आएगा सर? बिकॉज इट इज अ रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट, इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी एट ज्योमेट्रिक सेंटर। सर दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, तो सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब यहां पर आएगा सर। अरे बरोबर ना, ये उसका ज्योमेट्रिक सेंटर हो गया। और इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा सर? a,0, बिकॉज इट इज ऑन एक्स एक्सिस। देखो ना पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ऑन एक्स एक्सिस, सो इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0। अब अगर स्टूडेंट मैं इतना मास कट करके निकाल दूं, दिस मास अगर मैं कट करके निकाल दूं, तो ऑफ कोर्स क्योंकि मास कम हुआ है तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा शिफ्ट होगा। बस वही पूछा है, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, वही क्वेश्चन है अभी अपना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखो सर जब भी ये वर्ड आएगा कट आउट करके निकालना है, तो अपने को सेंटर ऑफ मास के फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज करना है। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी मास ऑफ ओरिजिनल इनटू सेंटर ऑफ मास ऑफ ओरिजिनल डिस्क, या इसको मैं m1 x1 ही बोल सकता हूं, इनिशियल वाला m1 x1 माइनस में करूंगा m2 x2 जो रिमेनिंग पार्ट है, डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 करना है। प्लस की जगह अपने को माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? बिकॉज सर हम लोग मेन डिस्क में से कुछ पोर्शन कट करके निकाल रहे हैं, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे। m1 का मतलब क्या हुआ सर? इनिशियल वाला, स्टार्टिंग में। x1 मतलब सर उसका सेंटर ऑफ मास। m2 x2 सर जो पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास और उसका मास, समझा? तो m1 मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे? m1 मतलब सर ओरिजिनल वाला, और m2 मतलब क्या होगा सर? जो हम लोग कट करके निकाल रहे हैं, कट पोर्शन अपना जो है वो m2 रहेगा। अभी देखो जो अपना ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था, जो अपना डिस्क था, उसका मास सपोज कर लो m1 है और वो मैं निकालता हूं। कैसे मैं निकालूंगा? तो सर मास विल बी सिग्मा इनटू एरिया, ये याद रखना हमेशा, मास विल बी सिग्मा इनटू एरिया। तो पहले इनिशियली ऑब्जेक्ट का मास m1 सिग्मा। अच्छा क्या रेडियस है सर? इस डिस्क का रेडियस कितना है सर? डिस्क का रेडियस है a, तो इट विल बी a स्क्वायर, पाई a स्क्वायर। ये इनिशियल वाले का मास हो गया, ठीक है। अब ये जो कटआउट पोर्शन है, सुनो सुनो, कटआउट पोर्शन इसका मास मैं कैसे निकालूंगा? m2 अगेन सिग्मा इंटू a, तो यहां पर आएगा m2 सिग्मा सेम रहेगा, एरिया कितना आएगा? पाई इंटू a/2 द होल स्क्वायर। a/2 है ना ये रेडियस, ये देखो मैं निकालता हूँ इसे, देखो a/2 का रेडियस निकाल लिया मैं। तो कितना आया? m2 विल बी सिग्मा पाई a स्क्वायर अपॉन 4। ये सेकंड, सेकंड मतलब जो रिमेनिंग जो सॉरी जो कटआउट है वो, ये ओरिजिनल वाला मास है, ये कटआउट वाला पोर्शन। अब ओरिजिनल वाले का सेंटर ऑफ मास क्या है? a,0। अब जो रिमेनिंग जो कटा वाला पोर्शन है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? देखो ध्यान से, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा? तो देखो ये भी डिस्क ही है, तो इसका भी सेंटर ऑफ मास कहां आएगा सर? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे आएगा सर। तो इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है गाइस, इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो यहां पर आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, तो ये अगर a है
और ये a/2 है, तो स्टूडेंट्स इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? इसका कोऑर्डिनेट कितना रहेगा सर? 3a/2 कॉमा क्या रहेगा बच्चा लोग? 0, बिकॉज इट इज लाइंग ऑन दी एक्स एक्सिस। ओके, अब इसको मैं फॉर्मूले पुट करूंगा बच्चा लोग, देखो अब फॉर्मूले पुट करूंगा तो एक्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहले ऑब्जेक्ट का मास सर सिग्मा पाई ए स्क्वायर, उसका सेंटर ऑफ मास क्या है सर? ए, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सर उसका? ए, माइनस करूंगा दूसरे ऑब्जेक्ट का मास कितना था सर? सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाई 4, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है सेंटर ऑफ मास का सर? 3a/2 है, डिवाइडेड बाय क्या करना है? सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर बाय 4। अब ऊपर से आप सिग्मा पाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो और नीचे से भी सिग्मा पाई ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ऊपर आपको मिलेगा a माइनस यहां पे सिग्मा पाई ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मुझे मिलेगा यहां पर 3a/8 ऊपर मिलेगा, अरे 4 इंटू 2 ना 8, डिवाइडेड बाय नीचे ये और ये आ गया, तो नीचे आएगा 1 माइनस कितना आएगा? 1/4, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो आपको कितना मिलेगा ऊपर? 8a माइनस 3a, 8 माइनस 3 5a/8, नीचे कितना मिलेगा? 4 माइनस 1 3/4, ये कितना आएगा? 5a इंटू 4/3, 4 1 जा 4 2 जा, आंसर आएगा 5a अपॉन कितना आएगा? 6। समझा आपने को? ये अपना आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं शिफ्ट करूं कि नहीं, तो डायग्राम चल जाएगा। देखो 5/6a आ रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन अपने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो कटआउट वाला ऐसे करना है स्टूडेंट्स अपने को, कटआउट वाला, और कटआउट वाले क्वेश्चन वापस से पूछ रहा हूं मैं, एग्जाम में पूछूंगा कटआउट वाले पोर्शन